मराठी अंतर्भारती इयत्ता 9वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 4 दादू हा पाठ आपण आज पाहूया। दादू या पाठाचे मी 2 व्हिडिओ केलेले आहेत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण दादू भाग 1 हा पाहणार आहोत। तो आइए देखते हैं। इस पाठ के लेखक है वी.स. खांडेकर। दादू इस पाठ के लेखक है वी.स. खांडेकर। परिचय देखेंगे। आईप्रमाणे काळजी घेणाऱ्या दादूच्या प्रेमळ व संवेदनशील वर्तनाचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केलेले आहे। लेखक ने वर्णन किए है ऐसे आदमी का जो लेखक की उसकी माँ की तरह फिक्र रखता था। ऐसा प्रेमळ आदमी, उसका वर्णन लेखक ने इस पाठ में किए हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, मेरा जब आप वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले आप अपनी किताब सामने रखो। मैं जब किताब की लाइन पढ़ूंगा तब आपने किताब में देखना चाहिए, और जब इसको समझाता हूँ तब आपने मेरी तरफ देखना चाहिए। ठीक है। मी इथे शिकायला आलो होतो। लेखक पढ़ने के लिए गए थे। 2 खोल्यांचे घर मिळाले होते। 2 खोली का 2 कमरों का घर लेखक को मिला था, आणि मालकातर्फेच दादू नावाचा अनुभवी गडीही लाभणार होता। एक दादू नाम का एक गडी, मतलब एक नौकर भी मिलने वाला था। दादू ही व्यक्ति वरवर पाहिली तर जरा विचित्रच दिसत होती। देखने में थोड़ा सा अजीब था। एक खांदा विचित्र रीतीने उड़वत चालण्याची त्याची लकब होती। कुछ लोगों को आदत होती है, बात करते हैं तो बातें करते करते ऐसे ऐसे आंखें मिचकाते हैं। कुछ लोग चलते चलते ऐसे खांदा ऐसा उछालते हैं। तो उसकी भी ऐसी आदत थी। वाढलेली दाढी खाजवत तो माझ्याशी बोलू लागला। उसकी दाढी बड़ी थी और दाढी को खुजाते हुए वो लेखक से बात कर रहा था। तेव्हा माझ्या मनात आले, या म्हाताऱ्याला आपण गडी म्हणून ठेवणे महामूर्खपणाचे होईल। तभी लेखक कहता है कि मेरे दिल में आया कि इस आदमी को, इस म्हातारा मतलब बूढ़ा, इस बूढ़े आदमी को मैं गड़ी बोल के अपनी तरफ रखूँगा तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, मूर्खपणा हो, महामूर्ख। ही पिढा चुकवायची एक नवीन युक्ति मला सुचली। एक आइडिया मेरे दिमाग में आई, इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। दादूचा पूर्वीचा पगार फक्त 3 रुपये होता। ये बहुत पहले की बात है, जब 3 रुपये भी बहुत होते थे। 3 रुपये महीने का उसका पगार था। आता तो 4 किंवा 5 रुपये मागेल, आणि तसे मागितले की तुझ्यासारखा लबाड मनुष्य मला नको असे आपल्याला सहज म्हणता येईल। और जैसे ही मैं उससे पूछूंगा कि तेरे कितना पगार होना, तो वो बोलेगा कि 4 रुपये होना या 5 रुपये होना। तब लेखक कहते हैं कि मैं कहूँगा कि तेरे जैसा झूठ बोलने वाला, लबाड़ यानी झूठ बोलने वाला, लुच्चा, तेरे जैसा लुच्चा आदमी मुझे नहीं चाहिए असे आपल्याला सहज म्हणता येईल। ऐसा मैं बोल के उससे पीछा मेरा छुड़ा लूँगा। असा विचार करून मी दादूला म्हटले, मी सांगेन ते काम करावं लागेल तुला। लेखक ने कहा उसको कि मैं जो बोलूँगा, मी जे सांगेन, मैं जो बोलूँगा वो काम तेरे को करना पड़ेगा। त्याने मोठ्या आनंदाने मान डोलावली। उसने बड़ी खुशी खुशी सर हिला दिया, मतलब कह दिया कि हाँ मैं करूँगा। पगार काय घेणार तू, मी प्रश्न केला। फिर लेखक ने उससे पूछे कि तू पगार क्या लेगा, क्या महीना तेरे को देना पड़ेगा। त्याने हसत उत्तर दिले, पूर्वी मिळत होता तेवढाच द्या। पहले जितना मिलता था उतना ही पगार तुम मुझे दो। अरे पण तेवढा म्हणजे किती, अरे पहले जितना मिलता था उतना दो, तो पहले कितना मिलता था। आता याची लबाडी करणार या कल्पनेने मी हसत हसत विचारले। मुझे समझ में आ गया, अब मुझे पता चलने वाला था कि अब इसकी झूठ जो है वो पकड़ी जाएंगी करके, इसलिए मैंने हंसते हंसते उससे पूछा 3 रुपये। दादू ने उत्तर दिले, उसने जवाब दिया 3 रुपये। पहले कितने मिलते थे उसको, बोलो ना कितने। हाँ, पहले उसको 3 रुपये मिलते थे, और लेखक से भी उसने कितने रुपए की डिमांड किया,
₹3 की, बराबर आहे. हां, मी चकित झालो. लेखक हैरातने पड गए, आश्चर्यचकित झाले. या अडाणी गड्यातला प्रामाणिकपणा दिसताच माझ्या मनात एक उज्ज्वल छटा चमकून गेली. अनाड़ी इंसान था वो, लेकिन कैसा था? प्रामाणिक था. लेखक कहते हैं कि उसका वो प्रामाणिकपणा देख के मेरे दिल में एक चमक हुई. मी काहीच बोलत नाही असे पाहून दादू म्हणाला. तो उसने देखा कि लेखक मुझे कुछ नहीं बोल रहे. कोई जवाब नहीं दिया लेखक ने. ₹3.25 सुद्धा राहीन मी साहेब. ने कहा कि साहेब, अगर तुम ₹3 के बदले अगर ₹3.25 भी देंगे तो भी मैं तुम्हारी तरफ नौकरी पर रह जाऊंगा. दादूच्या वृक्ष दिसण्याच्या आड एक वेगळे सौंदर्य आहे असा मला भास झाला. लेखक को इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो कैसा देखने में बड़ा अजीब है ना. वो उसके बड़े अजीब दिखने के पीछे भी क्या है? एक खूबसूरती है. वो खूबसूरती कौन सी? ईमानदारी की खूबसूरती. हा भास क्षणिक नव्हता और ये एहसास जो मुझे हुआ ये सिर्फ पल भर का नहीं था. तो फिर कैसा था? मी सांगेन ते काम करायला हवं असे कामावर ठेवताना मी दादूला बजावले होते. मैं जो काम बोलूँगा वो काम तुम्हें करना होगा, ऐसा मैंने उसको पहले ही बोल दिया था. हमारी ज़ुबान में उसको हम कहते हैं कि इंटिमेशन दे दिए थे. पण मला त्याला काही सांगण्याचा प्रसंगच येत नसे. लेकिन लेखक को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. मी सकाळी उठण्याच्या आधीच गवड्याच्या घरून तो दूध घेऊन येई. सुबह लेखक के उठने से पहले ही वो दूध लेकर आ जाता था. मी उठून चूड भरायला लागलो की दादूचा स्टोव फरफरू लागे आणि मी उठून चूड भरायला लागलो कि मैं जब उठता था और अलस लेता था तब तक ही क्या होता था? तब तक उसका स्टोव जो है वो फरफर करना शुरू कर देता था. मला चहात कमी साखर लागते हे त्याला दुसऱ्यांदा काही सांगावे लागले नहीं. मुझे चाय में कम शक्कर लगती है ये मुझे उसको दूसरी बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मला काडीचाही त्रास होऊ नये म्हणून तो जी धडपड करी ती पाहिली की मला आईची आठवण येई आणि मला काडीचाही थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वो बहुत कोशिश करता था. और उसकी वो कोशिश को देखकर लेखक कहते हैं कि मुझे मेरी आई याद आ जाती थी. दादू पंपाने पाणी काढू लागला की माझ्या मनात येई या खडकाळ जागेच्या पोटात जसा पाण्याचा झरा आहे. दादू जब पानी निकालता था हपसी से पंप के ज़रिए, तब लेखक को ऐसा लगता था कि ये पथरीली ज़मीन और ये पथरीली ज़मीन के बीच में जैसा पानी है वैसा ही क्या है? वैसा ही पाण्याचा झरा आहे. त्याचप्रमाणे वरून वृक्ष दिसणाऱ्या दादूच्या अंतकरणातही प्रेमाचा एक गोड झरा आहे. तसेच काय आहे? वैसा ही क्या है? दादू के इस दिल में भी, अंतकरण यानी दिल, इस दिल में भी एक मीठा मीठा पानी का झरना है. दादूने माझी सर्व माहिती केव्हाच काढून घेतली होती. दादूने लेखक की पूरी मालूमात कब की निकाल लिया था. पण स्वतःविषयी मात्र तो फारसा बोलत नसे. लेकिन वो खुद के ताल्लुक से कभी भी ज़्यादा नहीं बोलता था. कभी फारसा मतलब ज़्यादा नहीं बोलता था. एक दोनदा रंगात येऊन त्याने आपली थोडीफार माहिती मला सांगितली होती. एक दो बार जब वो रंग में आ जाता था, जब मूड में आ जाता था, तब लेखक को उसने अपनी मालूमात दिया था. त्याचा मुलगा माझ्या एवढाच होता. उसका लड़का लेखक के इतना ही था. सोलापूरला कुठल्याशा गिरणीत होता. कोई गिरनी, कोई मिल में वो काम करता था सोलापूर में. दादूच्या खेड्यातला जमिनीचा एक तुकडा सावकाराकडे खूप दिवस गहाण पडला होता. दादूकडे थोड़ी सी ज़मीन होती, थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा साहूकार के तरफ गिरो रखा हुआ था, गहाण रखा हुआ था. म्हातारपणामुळे शेती होईनाशी झाली तेव्हा बायकोला घेऊन तो इथे आला. जब वो म्हातारा हो गया, बूढ़ा हो गया, तो उससे खेतीबाड़ी नहीं होती थी, तो वो अपनी बीवी को लेकर यहाँ आ गया. तेव्हा बायकोला घेऊन तो इथे आला
आणि त्याने मुलाला सोलापूरला पाठवले और बेटे को उसने सोलापूर भेज दिया. फार उशिरा झालेला एकुलता एक मुलगा होता तो त्याचा. खूप बहुत दिनों के बाद उसको एकुलता एक वो बेटा हुआ था. तुम्ही आई बाप सोलापूरला मुलाकडेच का राहत नाही? लेखक ने पूछे उस दादू से कि तुम दोनों भी माँ बाप तुम तुम्हारे बेटे के पास क्यों नहीं रहते? म्हणून मी त्याला विचारले. तेव्हा त्याने सांगितले, आम्ही दोघं सोलापूरला गेलो की तिथं पोराचा खर्च वाढणार. उसने कहा कि हम दो अगर सोलापुर में हमारे बेटे के पास चले गए तो वहाँ का खाना खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा. मग तो सावकाराकडली जमीन सोडवून कशी घेणार? फिर वो सावकार के पास जो ज़मीन गिरवी रखी है वो कैसी छुड़ाएगा? बायको इथं कडधान्य विकून 4 पैसे मिळवते. बायको यहाँ पर क्या करती है? बीवी कडधान्य को बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं उसको. सोलापुरात ती काय करणार? सोलापूर वो जाएगी तो वो वहाँ क्या करेगी? तिथं मोड खपतात की नाही कोण जाणे. नि सोलापुरात इथल्यासारखी कॉलेज नहीं. वहाँ पर मोड़ होती ना, मोड़ में बर्तन देते तो उसकी जो बीवी थी वो मोड़ लेती थी और उसके बदले में अनाज देती थी. तो पता नहीं वहाँ मोड़ लेते या नहीं लेते. तेव्हा माझ्यासारख्या म्हाताऱ्याला तिथं कोण काम देणार? और वो कहता है, दादू कहता है कि मेरे जैसे बूढ़े आदमी को वहाँ कौन काम देगा? पण मुला वाचून कसं करमते रे तुला? लेखक ने पूछे कि तेरे बेटे को छोड़कर तुझे कैसा अच्छा लगता है? तेरा दिल लगता है? उसने कहा, न करमायला काय झालं साहेब? तुम्ही नाही का आलाय आई वडिलांना सोडून? नहीं करमने जैसा, नहीं अच्छा लगने जैसा उसमें क्या है? तुम तुम्हारे माँ बाप को छोड़कर नहीं आए क्या? तसाच माझा मुलगा मला सोडून गिरणीत गेलाय, वैसा मेरा बेटा मुझे छोड़कर मिल में चला गया. मी इथं तुमचं काम करतोय ना. सोलापुरात अशीच कोणीतरी म्हातारी त्याला जेवायला घालत असेल. मैं तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ ना. सोलापुर के अंदर कोई ना कोई उसकी भी ऐसी खिदमत करता होगा. तो हमने मी इथं शिकायला आलो से लेकर तो त्याला जेवायला घालत असेल यहाँ तक का भाग आज के इस वीडियो में दादू भाग 1 में देखे हैं. आप इसके बाद का आने वाला दादू भाग 2 ये वीडियो ज़रूर देखिएगा. उसके बाद फिर स्वाध्याय का वीडियो आएगा. चलते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और आपके जो दूसरे दोस्त लोग हैं उन तक अगर मेरा वीडियो नहीं पहुंचा तो उन तक भी ये वीडियो